नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको मालूम है, आज रविवार की शाम 6 बजे हम कार्यक्रम करते हैं सप्ताह का व्यक्तित्व। इसमें हम किसी ऐसे व्यक्तित्व से परिचय कराते हैं अपने देश को, अपने श्रोताओं को, जो समाज के लिए अनुकरणीय होता है। उसका कृतित्व, उसका व्यक्तित्व ये समाज में आईने के तरीके से और वो समाज का प्रेरणा स्रोत बनता है। ऐसे में हमारे साथ आज हैं बनारस के युवा समाज सेवी, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और खास करके गरीबों, मजलूमों और वंचित समुदाय के प्रति बेहद संवेदनशील और उनके अधिकारों को लेकर के लगातार सतत संघर्ष करने वाले एजाज अहमद साहब। एजाज अहमद साहब रहते हैं मदनपुरा इलाके में, बनारस के मदनपुरा इलाके में, जो कि बनारस में बहुत ही विख्यात मोहल्ला माना जाता है और खास करके एक समुदाय विशेष का वो हार्डकोर इलाका है। वहां से पूरे पूरे देश की राजनीति वहां से डील होती है और इस समुदाय के लिए तो वो एक तरीके से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां पर ये तमाम इनके नेता लोग रहते हैं, जो इनके सरदार लोग हैं, महंत लोग हैं, वो सब वहाँ रहते हैं। तो आज हमारे बीच हैं एजाज साहब। एजाज साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। और आज जबकि बनारस एक बार फिर वो बारूद की ढेर पर लगभग बैठ चुका है और कोर्ट का फैसला क्या क्या आ रहा है, उन सारे संदर्भों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम शुरुआती दौर में हम चाहेंगे एजाज साहब से कि आप अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में आप हमें बताएं। आप कहाँ पैदा हुए, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी? धन्यवाद डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमको इस मंच पे अपनी बात रखने का मौका दिया। और दरअसल हमारा खानदान दर खानदान, पीढ़ी दर पीढ़ी बनारस के ही रहने वाले रहे हैं और करीब 7 या 8 पुश्तों से हमारे जो खानदान के लोग हैं यहीं से वाबस्ता रहे हैं, यहीं से पे जन्म लिया। और हम लोग बनारस में एक बाउनी पंचायत है और जिसका ज्यूरिडिक्शन आपके मऊ, मुबारकपुर और काफ़ी दूर तक एरिया को कवर करता है। और इसमें हम लोगों की हैसियत, हमारे जो आबा व अजदाद रहे हैं उनकी इसमें सरदारों की हैसियत रही है। और साथ ही साथ हम एजाज लोग भाई, एक व्यवसायी परिवार से, एजाज भाई, साड़ी के ये व्यवसाय। एजाज भाई, अब जरा धीरे धीरे चला जी, जाए। आप कब पैदा हुए, आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं, उससे जरा परिचय कराएं। मेरा जन्म बनारस में 1 अक्टूबर 1982 को हुआ और हमारी शिक्षा जो है तो बनारस में से ही हुई, जामिया इस्लामिया से। फिर उसके बाद हम आपके लोग, परिवार में आपके परिवार में कौन कौन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपके परिवार में आपके भाई बहन, आपके हमारे पिता भाई बहन चाचा? हैं, हमारे पिताजी हैं। पिताजी एक्सपायर कर गए 2021 में। और हमारे बच्चे, 4 बच्चे हमारे हैं और मेरी माताजी हैं, अभी जीवित हैं वो, हम लोग उनकी सेवा करते हैं। और हमारे 4 भाई हैं, 5 बहनें हैं और सबकी शादी हो चुकी है। और फिर उसके बाद हमने फूड एंड न्यूट्रिशंस का डिप्लोमा कोर्स किया आपका प्रारंभिक शिक्षा के बारे में आप हैदराबाद बताइए। यूनिवर्सिटी, प्रा- हैदराबाद। प्रारंभिक शिक्षा आपकी आपकी प्रारंभिक शिक्षा मिडिल हाँ, में आप मदरसा से पढ़े या आप कैसे, कहाँ पढ़े? मदरसा से पढ़े हैं। मदरसा से हमारी प्रारंभिक शिक्षा मदरसे से हुई है और यूपी बोर्ड से हाई स्कूल किया हूँ और इंटर भी करके फिर उसके बाद हमने कई स्ट्रीम में, अलग अलग स्ट्रीम में थोड़ी तो दीनी आपके शिक्षा भी हमारी हुई है। आपका अनुभव मदरसे का मतलब, आप उसमें कैसे एडमिशन लिए और वहाँ के क्या आपके सहयोगी सहपाठी देखिए, आपके आप, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई, पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा कॉन्वेंट स्कूल में हुआ। कॉन्वेंट स्कूल के बाद चूंकि हम लोग ही उसी मदरसे को संचालित करते कराते, हमारी संस्थाएं संचालित करती कराती हैं, तो सब सर्वे सर्वा हम ही लोग रहते हैं। और वहीं पे हमने शिक्षा हासिल की और फिर उसके बाद
अलग अलग स्ट्रीम में भी गए, थोड़ा थोड़ा सभी चीजों की जानकारी हासिल प्रारंभिक की, शिक्षा ज्ञान में हासिल किया। नहीं नहीं, आप गए मदरसे में तो आपका किस ये अमूमन ये लोग मदरसे के अपने सिस्टम से परिचित नहीं है, तो वहाँ जैसे प्रारंभिक शिक्षा क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ ये नर्सरी होता है, केजी देखिए होता है, क्लास नहीं वन नहीं, होता है। देखिए मदरसा का सिस्टम ये कोई अलग से नहीं होता, एक दीनी मदरसा होता है और एक उसको कहते हैं अलीम और दीनी तालीम। असरी तालीम उसको कहते हैं कि जिसमें ये हिंदी हर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसका पर्टिकुलरली एक लैंग्वेज नहीं होती उसकी कि सिर्फ उसमें दीनी तालीम ही पढ़ाई जाती है, यानी शरीयत की तालीम दी जाती है, तो ऐसा नहीं है। तो मदरसा वो बेसिकली जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मदरसा स्कूल होता है, उसको मान्यता दी जाती है। और जैसे जिसमें इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, वो एक अलग तरीके के मदरसे होते हैं। मदरसे भी दो तरह के होते हैं, जिसमें दीनी शिक्षा भी दी जाती है, और एक मदरसे वो होते हैं जिसमें सभी विषयों की एजुकेशन तालीम दी जाती है। तो हमारा जो संबंध रहा है कि उसमें सभी विषयों पे जो तालीम होती थी, उसमें हमने शिक्षा ग्रहण की। उसमें हर सब्जेक्ट होते थे, और सारी सिलेबस की किताबें जो होती हैं वो एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड से संबंधित होती हैं। अच्छा, तो आपके ये प्रारंभिक शिक्षा में आपका कोई अध्यापक हो जिसे आप याद करना चाहेंगे, या आपका कोई सहपाठी हो जो कि आपके जीवन में काफी असर डाला हो, आप उसको याद करना हमारे चाहेंगे? हमारे कई अध्यापक रहे हैं, जैसे कि प्रारंभिक में एक हमारे निजामुद्दीन मास्टर हुआ करते थे, एक रईसुल हसन मास्टर हुआ करते थे, एक होते थे मोहम्मद असलम साहब हुआ करते थे, और एक हमारे जब हाई स्कूल में थे तो एक चौरसिया सर आया करते थे, जो हमको कॉमर्स पढ़ाते थे। ये है। जी। अच्छा, शुरुआती दिनों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आदमी ये पुस्तकें पढ़ता है, या कोई अपने अध्यापक रहते हैं जिनकी बातें बहुत पसंद आती हैं, और आगे जीवन पर उनका एक गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा कोई वाकया, ऐसी कोई पुस्तक? ऐसे एक फजलुर रहमान साहब थे, हमारे प्रिंसिपल साहब थे, जो काफ़ी हम लोग को अच्छी तरीके से उनसे हमारा एक था, उनसे हम काफ़ी प्रभावित रहे हैं। और एक हमारे सुरेंद्र सर हुआ करते थे, जो हमको ये इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते थे। तो कभी ऐसा हुआ कि वो चूँकि हम उर्दू की अच्छी जानकारी रखते थे, तो वो सुरेंद्र सर होते थे तो जो हमसे उर्दू सीखा करते थे। हम उनसे इंग्लिश सीखते थे और वो हम उनको उर्दू बताया करते थे। तो आपने और और आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई? मदरसे से निकल के बाहर आप कहाँ गए, क्या फिर उसके बाद क्या पढ़े? फिर उसके बाद मैंने ये ये ज़ोडिएक एक वो था कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, उसमें से हमने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तालीम डीसीए की ली। और फिर उसके बाद मैं कुछ दिन फिर दीनी दीनी सब्जेक्ट की तरफ ये रुझान हुआ कि थोड़ा-सा दीनी तालीम भी हासिल की जाए। माध्यम जो प्राथमिक शिक्षा के बाद, यानी हाई स्कूल करने के बाद ये हुआ कि थोड़ी दीनी तालीम भी ली जाए, तो कुछ दिनों तक लगभग 2-3 साल हमने जामिया हमीदिया एक इदारा है, वहाँ पे एक मुफ्ती साहब थे, उनसे हमने 3 साल तक इसकी शिक्षा ली। लेकिन वो बाज़ाब्ता उसमें कोर्स होता था कि 9 साल का कोर्स होता था, लेकिन वो पूरा हमने नहीं किया। 3 साल पढ़ने के बाद मैंने वहाँ छोड़ दिया। तो फिर उसमें मैंने क्या तालीम दी जाती थी दीनी में? 3 साल मतलब वो एक होता है दर्स-ए-निज़ामी का एक कोर्स होता है जो 9 साल का होता है। तो वो 3 साल हमने वहाँ पे उनके क्या साथ पढ़ाया किया, जाता फिर था वहाँ उसमें पे धर्म से मैंने संबंधित? धर्म का जो शुरुआती था उसमें कि आपको फ़ारसी है, अरबिक है, और जो शरई लॉज़ हैं उनके बारे में बताया जाता था कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं शरई लॉज़ के, जो आपके जीवन में जीवन यापन करने के लिए जो फंडामेंटल आपको चाहिए, सीखने चाहिए, वो बताए गए हमको। तो वो सब हमने सीखा। जी। तो ये अध्ययन के बाद आप फिर
आप जब गृहस्थ आश्रम में आए फिर उसके बाद तो हमने आपने ये हुआ कि भाई फिर उसके बाद ये हुआ कि थोड़ा सा अब ये जो हमको प्राथमिक शिक्षा चाहिए थी वो मैंने ले ली। फिर उसके बाद थोड़ा दीन की शिक्षा लेनी थी वो ले ली। फिर उसके बाद ये हुआ कि संस्कृत विषय में मेरी जिज्ञासा बढ़ी। तो एक हमारे गुरुजी रहते थे केदार घाट पे, मृत्युंजय बापुली जी। तो थोड़ा बहुत उनसे हमने संस्कृत भी सीखा। अच्छा, तो जी, उसके बाद आपने व्यवसाय में लग गए ये या? पस, ये करीब ले एक एक ए, एक 6 महीने 1 साल तक हमने उनसे थोड़ा थोड़ा संस्कृत सीखा और हिंदू धर्म के बारे में जानकारी हासिल की। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी शादी वादी कब कब फिर कब उसके कैसी बाद हुई? हमने फिर उसके बाद हम ये गए आपका हैदराबाद यूनिवर्सिटी से मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का डिप्लोमा कोर्स किया। फिर उसके बाद हमारी शिक्षा वहां से समाप्त हुई, करीब 2 साल का कोर्स करने के बाद। और शादी हुई अच्छा, हमारी 2008 में, अच्छा, वो कैसे शादी हुई? 2 नवंबर 2008। आप लोग का तो अपने परिवार में ही शादी हो जाती है, कैसे कैसे उसका क्या सिस्टम क्या रहा आपका? दरअसल हमने बताया ना कि ये हमारा बावनी पंचायत का एक सिस्टम है कि इसमें लोग आपस में ही ज़्यादा शादी करते हैं, ज़्यादा दूर दराज के उसमें शादी नहीं करते। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमारे समुदाय में ये दहेज प्रथा नहीं है। अच्छा, तो इसकी वजह से आपस में ही सब लोग रहते हैं, तो क्लेश वगैरह नहीं होता अच्छा, कि किसी तो की कोई ये डिमांड हो या कोई ये कहे कि मुझे। जी। उसके बाद आपने जो आप जो आपका समुदाय है उसमें तो खास करके बुनकरी व्यवसाय है, तो आपने जी। ये कौन सा व्यवसाय कैसे चुना? अ, अब देखिए, मेरे दादाजी हुआ करते थे। मैंने अपने दादाजी से पूछा कि भाई अ, हम लोग तो ये अपने कि हम लोग की खानदान कहाँ से आई, कैसे आया, कि हिंदुस्तान में हम लोग कैसे ये हुए। तो दादाजी बताया करते थे कि भाई हम लोग बाई कास्ट जो अगर माने जाए हिंदुस्तान में जो वर्ण व्यवस्था है, उसमें हम लोग क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रिय मीन्स ये हम्म, कि राजपूत। तो करीब जी, 1106 ईस्वी में हम लोग का कन्वर्जन हुआ था। उस 1106 ईस्वी में हम लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया। और वंश के हिसाब से हम लोग को बताया कि हम लोग ये राठौर हैं। राजपूत में एक राठौर होती बिरादरी होती है, उसमें से हम लोग को राठौर, हमारे दादाजी ने बताया कि हम लोग राजपूत हैं। फिर हमने कहा कि भाई जब हम लोग राजपूत हैं तो फिर हम लोग ने ये इस पेशे में क्यों आए, कि जो हम लोग साड़ी का व्यवसाय करते हैं। बोले कि तो दादाजी बताए कि ऐसा है कि जब कन्वर्जन हुआ तो जो जिस जगह पे गया अलग अलग तरीके से जो फैले हैं, तो जहाँ पे जो उनको जीविकोपार्जन के लिए माध्यम मिलता तो उसको अपना लिया। इसमें कास्ट वाला कोई सिस्टम नहीं रहा। ये है। जी डॉक्टर सुनीलम, तो आपने बुनकरी व्यवसाय चुना, ये क्या उसका जो तो वो क्या कहते हैं कि उसमें बिजनेस करना, गद्दे का नहीं, काम हमारा करना है? साड़ी का होलसेल सप्लाई का व्यवसाय था, जो हम भारत के विभिन्न जिलों में सप्लाई करते थे। और जी, जी एजाज साहब, बहुत सारे आपने अपने जीवन के बारे में बातें आपने बताई हैं। बनारस की संस्कृति के बारे में, गंगा जमनी तहजीब के बारे में ये कहा जाता है कि वो जी, विभिन्न संस्कृतियों का एक मिलन स्थल है, मेल्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल। जी, जहाँ पर आपको तमिल से लेके तेलुगु से लेके और सभी किस्म के लोग हैं, अलग अलग लोगों के मोहल्ले भी हैं, लेकिन एक अच्छा भाईचारे का, भाईचारे का एक अच्छा रिश्ता वहाँ पर है। तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, वाराणसी की या बनारस की संस्कृति को या सांस्कृतिक विरासत को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि बनारस में जो तानी बानी का कारोबार है,
तो गंगा जमुनी से तहज़ीब की उससे बेहतर मिसाल नहीं मिलती कि भई साड़ी के व्यवसाय में जो डाई का काम करते हैं वो मुस्लिम समुदाय होता है, जो धागे का काम करते हैं वो हिंदू समाज से लोग आते हैं और सभी मिल-जुल के हर आदमी एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर आदमी मतलब किसी तरीके से अगर हम किसी एक समुदाय को बनारस से अलग कर दें तो जो उसके निष्कर्ष में जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उसकी कल्पना करना भी असंभव है। और इसको संबंध में हम ये बताएँ कि जैसे हम लोग का क्षेत्र जहाँ पे हम रहते हैं मालती बाग मदनपुरे में, तो यहाँ पे बंगाली, हिंदू, मुस्लिम और सिख मिले हुए लोग हैं यहाँ पर। ये तिलभांडेश्वर मंदिर के पीछे मेरा मकान पड़ता है, उसके आगे बढ़ेंगे तो बंगाली टोला पड़ता है, फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो केदार घाट पड़ता है, यानी सब लोग एक-दूसरे से मिले हुए हैं। तो हमारे दादाजी बताया करते थे कि जब हम लोग घाट किनारे जाते थे, तो वहाँ पे जितने मल्लाह समुदाय के लोग हुआ करते थे, वो कहते थे बड़े साहब आ गए। तो बड़े साहब जब पहुँचते थे वहाँ पे तो घाट किनारे बैठ के वो लोग दही और चूड़ा और जो रबड़ी, रसमलाई वग़ैरह होते थे वो उनके सामने पेश करते थे और उनके बिना कोई उनका या मल्लाह बिरादरी के लोगों का कोई शुभ काम मुकम्मल नहीं होता था। अब एक ताज़ा वारिस हुआ करते थे जो हमारी ही बिरादरी से संबंध रखते हैं। ये मतलब बिरादरी से संबंध का मतलब ये है कि हमारी पंचायत से संबंध रखते हैं। वो हुआ करते थे कि मल्लाह समुदाय में जब तक वो जीवित थे, कोई लड़की की विदाई नहीं होती थी जब तक कि वो अ, ताज़ा वारिस वहाँ पे नहीं जाते थे। यहाँ तक कि अगर पंडित जी मुहूर्त भी बता देते थे कि मुहूर्त निकला जा रहा है, तो वो मल्लाह समुदाय कहता था कि जिस समय ताज़ा वारिस आएँगे उसी मुहूर्त वही हमारे लिए मुहूर्त होगा। तो ये होता है गंगा जमुनी तहज़ीब की बात कि वो इस तरीके से आपस में इतना समन्वय हुआ करता था, इतना मान-सम्मान हुआ करता था एक-दूसरे के प्रति। और उसी तरीके से हम ये देखते हैं कि जो हमारा व्यापार मंडल के लोग हुआ करते थे रमज़ान के महीने में या कोई होली, दिवाली हो, तो ईद हो, तो सब लोग आपस में मिलके परस्पर मनाते थे और मनाते हैं आज भी कि जब किसी के यहाँ कुछ होता है, ईद का मौसम होता है तो हमारे यहाँ लोग सेवई खाने आते हैं, दिवाली का मौका होता है तो मतलब एक तरीके से सब लोग मिल-जुल के इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये कोई मतलब ये कि कहने या बताने की बात नहीं, प्रैक्टिकली यहाँ पे ऐसा होता है। और इसमें कोई विद्वेष और उसकी भावना नहीं रहती है। जी। आपके समुदाय की बात आप कर रहे थे, उस समुदाय के अंदर आपस के जो लड़ाई झगड़े हैं, उसके फैसले क्या समुदाय के भीतर होते हैं या इजाज़त है लोगों को पुलिस के पास जाकर के रिपोर्ट कराने की? किस तरीके का रहता है? मतलब चलन क्या है? जैसे पुराने ज़माने में अभी भी मैं आता हूँ, मुल्ताई से आता हूँ, वहाँ पर जिन जगहों पर चल रहा है पुराना ट्रेडिशन, वहाँ पर गाँव के सब फैसले गाँव की पंचायत ही कर लेती है। मतलब कोई एक जाति के नहीं, विभिन्न जातियों के हैं, लेकिन मिलके कर लेते हैं। या अगर जाति विशेष के अगर होते हैं, तो भी जाति के जो पंच हैं, मतलब जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, वो बैठ करके पंचायत कर लेते हैं। तो इस तरीके का कुछ अभी जी। सिस्टम कोई चल रहा है या सब खत्म हो गया जैसे गाँव में खत्म होता जा रहा है लगभग ज्यादातर गाँव में? नहीं, हमारी पंचायत का सिस्टम ये है कि जैसे घरेलू विवाद जो होते हैं, जैसे हुँ, आपस में हिस्सा तर्का या संपत्ति का बँटवारे के संबंधित मामला हो या फिर किसी तरीके की आपसी पति-पत्नी की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो चूँकि आपस में ही सब करते हैं तो पंचायत उसमें इन्वॉल्व होती है और वो लोकल लेवल पे ही सब चीज़ें हल हो जाती हैं। ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि 95% चीज़ें जो हमारी पंचायत की हैं, जो घरेलू विवाद होते हैं वो हल हो जाते हैं, आपस में ही बैठ के। बड़े-बूढ़े बैठ जाते हैं, बड़े-बूढ़े से जब नहीं सुलझता है तो फिर पंचायत में जाता है और पंचायत के लोग बैठ के उसको सुलझा देते हैं और वो हल हो जाता है, लोग उसको मान लेते हैं। तो आज के समय में तो ये बहुत महत्वपूर्ण परंपरा या चलन है क्योंकि देश में तो 4 करोड़ मुकदमे जो है लंबित हैं। तो जहाँ पर बैठाया हुआ है पूरी न्याय व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, जिनको जी, तनख्वाह 1 लाख से लेके 2.5 लाख तक मिल रही है, वो तो मतलब जी, हम ही लोगों के केस जो हैं वो पहले लगातार 20-20 साल तक चले, अभी भी चल ही रहे हैं। तो टोटल केस चलते हुए ही 30 साल हो गए, है ना? जी। तो ये तो कम से कम ये है कि लोगों को एक आपस में बैठ कर के न्याय मिल जाता है, तो ये बढ़िया है।
अभी ये जो सब जी निर्णय आए थे सरकार के, उसको किस तरीके जी से आपने लिया था? जैसे ट्रिपल तलाक वाला आया, तो उसके ऊपर जी। क्या समझ थी आपकी या समुदाय के लोगों की? क्योंकि ये कहा गया कि भई ये तो बहुत बड़ी राहत है मुस्लिम महिलाओं के लिए, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ट्रिपल तलाक की जहाँ तक बात है, तो मैंने इसको देखा और मैंने कई मुफ्ती लोगों से, जो हमारे मुस्लिम समाज में भी कई तबके हैं जो अलग-अलग मतों को मानते हैं। तो किन्हीं के नज़दीक ये है कि ट्रिपल तलाक नहीं होता, किन्हीं के नज़दीक ये है कि ट्रिपल तलाक होता है। तो आपस में चूँकि परस्पर ही लोगों में मतभेद है। अब कुछ देशों में अब उसी को लेके, जैसे कि हमारे यहाँ 4 स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। एक ये आपका मालिकी, हम्बली, शाफ़ई और हनफ़ी। तो जैसे जो हनफ़ी मेथोडोलॉजी को मानते हैं, जो स्कूल ऑफ थॉट्स को मानते हैं, वो मानते हैं कि हमारे यहाँ ट्रिपल तलाक होती है। और जो शाफ़ई उसको मानते हैं या मालिकी को मानते हैं, उनके नज़दीक ये होता है कि एक ही मीटिंग में ट्रिपल तलाक देने से ट्रिपल तलाक नहीं होती है। वो अलग-अलग टर्म्स में आपको देनी पड़ेंगी। अब हनफी हनफी मेथोडोलॉजी में है कि आपने एट द टाइम, आपने अगर 3 तलाक दे दी तो एट द टाइम तीनों हो जाएँगी। तो ये है। तो अब इसको लेके जब कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में बात गई, जब कोर्ट के फैसले इसके खिलाफ आए, तो लोगों में आपस में ये बात का हुआ कि पहले से ही तो यहाँ पे मतांतर रहा है इस चीज़ को लेके स्कूल ऑफ थॉट्स में। तो इस बात को लोगों ने अपने हिसाब से माना और उस पे खामोशी इख्तियार की। लेकिन जो भी अभी आज भी मैं देखता हूँ कि जो इस तरीके के तलाक वगैरह के मामले होते हैं, तो हमारे समुदाय में तो लगभग, हमारे समुदाय से मुराद ये है कि हमारी जो पंचायत है, हमारी पंचायत में तलाक के मामले लगभग नगण्य हैं, कि तलाक बहुत कम देखने को मिलते हैं हमारी पंचायत के अंदर। बाकी और दूसरी जगह हम देखते हैं तो वो अलग बात है, चूँकि तलाक के लिए जो बेसिक्स होती है, तलाक होता क्यों है? कि उसमें आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, या किसी दूसरे परिवार से आते हैं, किसी दूसरे परिवार से आते हैं, तो इसलिए तलाक होते हैं। लेकिन यहाँ पे चूँकि आपस में ही लोग रिश्तेदारी करते हैं, तो संभावनाएँ नहीं होती हैं, हमारी पंचायत के जी, अंदर तक। और जब कोर्ट का फैसला आया, दूसरी तो इसमें जो संस्थाएँ हैं, संस्थाओं के लेवल पे इस चीज़ को लोगों ने अभी अपने विचार रखे कि सरकार हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉज़ हैं, उसमें इंटरफेयर कर रही है और इस तरीके की चीज़ें हैं। तो बहरहाल उसको लेके समाज के अंदर जो भी मैसेज दिया गया और संस्थाओं के अंतर्गत, संस्थाओं के द्वारा, तो लोगों ने कहा कि भई हम इस तरीके के मैटर को गवर्नमेंट के पास ले ही नहीं जाएँगे या अदालतों में नहीं जाएँगे कि ताकि वो इन चीज़ों पे हस्तक्षेप करें। लेकिन मैं 2-3 जो नैरेटिव हैं, उसके बारे में आपकी टिप्पणी हुँ, चाहता हूँ मैं। जो आम तौर पे एक किस्म का जो विद्वेष फैलाने वाले लोग हैं, वो 2-3 किस्म के आरोप लगाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे तलाक के बारे में भी आपने बताया कि आपके समुदाय में बहुत कम है, ना के बराबर है, और जो कुछ इस तरीके की बातें आती है, वो अंदरूनी तौर पर ही सेटल करने की बात है। अभी आपको क्या लगता है कि जो एक आबादी को लेकर के कहा जाता है, भई आरोप क्या लगाए जाते हैं? देश के अंदर जब अक़लियत के लोगों को नीचे दिखाना होता है या उनको द्वितीय श्रेणी के नागरिक बनाने का जो पूरा नैरेटिव जो सेट होता है, वो कैसे होता है? ये लोग हैं, इनके बहुत सारे बच्चे हैं, इनकी बहुत सारी बीवियाँ होती हैं, इनका जो है लॉयल्टी पाकिस्तान को होती है। मतलब ये जो नैरेटिव है, जो नैरेटिव संघ हुँ, परिवार कहा जाए या भाजपा कहा जाए या कट्टरपंथी हिंदू जो हैं वो कहा जाए, ये जो सब फैलाते हैं, इसको लेकर के आपके यहाँ पर खुल कर के किस तरीके की चर्चा होती है कि भई आखिरकार ये नैरेटिव जो हैं, इनको कैसे खत्म किया जाएगा? इसको लेकर के कभी मतलब समुदाय के अंदर चर्चा होती है कि इस नैरेटिव को खत्म करना ज़रूरी है, मतलब सौहार्द के लिए ज़रूरी है। ये भारत के अंदर जो है, जो आईन है, उस आईन को अगर लागू होना है, तो ये इस तरीके के जो नफ़रत फैलाने वाले, घृणा फैलाने वाले, हिंसा पैदा करने वाले जो नैरेटिव हैं उसको खत्म करना ज़रूरी है।
तो उसके बारे में कभी सोचा जाता है क्या सामुदायिक तौर पर एक साथ बैठ करके कि इसका क्या इलाज है, क्या किया जाए इसका? जी। देखिए, इस संबंध में अभी वर्तमान सरकार खास तौर से 2014 के बाद जो चीजें हो रही हैं पूरे देश के अंदर, तो सिर्फ पर्टिकुलर मैं ये देखता हूँ कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए नहीं, वो तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुस्लिम समुदाय को लेके उन्होंने जो रखा है कि अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, कि हमारा वोट बैंक अगर इस समुदाय को हम टारगेट करते हैं तो हमारा वोट बैंक खुश होता है इससे, उसको लेके ये सब चीजें करते हैं और उसी को प्रचारित और प्रसारित करते हैं ताकि जो पर्टिकुलर उनका वोट बैंक जिसको उन्होंने बनाया है और जिस मकसद के तहत वो आए हैं, उसको वो करें। बाकी मुसलमानों की आर्थिक स्थिति या मुसलमानों के सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पे जो चीजें पहले थी वो वैसी भी आज भी चल रही हैं और उस पे काम हो रहा है। उन पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये सरकार कहे कि भाई इनकी बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई या ये फाइनेंशियली फलाना हो गए। अगर जी, मुझे लगता है और कि सभी शायद जी, जी, बोलिए। लोग इससे जुड़े हुए हैं, दोनों से। मैं इसमें एजाज साहब ये जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि एक किस्म का राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए एजेंडा है और वोट जुटाने का एजेंडा है, ये है। अब इसके आपने जो सवाल उठाए, चाहे शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, आर्थिक स्थिति का सवाल है, रोजगार का सवाल है, कितना रिप्रेजेंटेशन है नौकरियों के अंदर या शिक्षा के अंदर, या ये सब सवाल हैं। इस सबको जो किया, इसके ऊपर जो स्टडी की, वो सच्चर कमेटी ने की। तो मैं ये जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिए क्यों बड़े स्तर के ऊपर अभियान नहीं चलाया जाता? मतलब जो लोग चलाते हैं, जो है, क्योंकि सच्चर साहब सोशलिस्ट थे, सच्चर साहब जो है एक जिसे कहा जाए ह्यूमनिस्ट थे, एक चीफ जस्टिस रहे दिल्ली के। अब उस कमेटी हम्म। की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए मैंने कोई बहुत बड़ा मूवमेंट कभी देखा नहीं है। ऐसा क्यों है? इसका क्या आपका विश्लेषण है? क्योंकि अगर जो बात आपने मे- बहुत अच्छी रखी है, मेरा मानना महत्वपूर्ण ये है रखी है, कि कि अगर अगर नैरेटिव जस्टिस को, सच्चर ने अगर भाजपा के और संघ के नैरेटिव को हम्म, तोड़ना है, तो उसका जवाब जो है वो केवल और केवल सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात होनी चाहिए, ताकि आपके जो मसाइल हैं वो लोगों के सामने जाए। तो ऐसा होता क्यों नहीं है? जी, बोलें। देखिए, मुस्लिम समुदाय से जहां तक मैं बात करता हूं राजनीतिक रूप से, तो ये तो जिन दलों से पहले ये जुड़े रहे हैं वो असल में उन्होंने ही इनको नुकसान पहुंचाया है। कि ये बातें तो की कि भाई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो उन्होंने क्यों नहीं उस टाइम लागू करवाया जो सिफारिशें आई, तो उनको तत्काल रूप से उस पर काम करना चाहिए था और साथ साथ में साथ उनको प्रचारित करना चाहिए था। आप ये देखिए कि इतना बड़ा हमारा ये व्यवसायिक क्षेत्र है मदनपुरा, बड़ी हिस्सेदारी इसकी है, और यहाँ पे कहेंगे एक नेशनलाइज्ड बैंक इस क्षेत्र में नहीं है। क्यों नहीं है नेशनलाइज्ड बैंक? तो सच्चर कमेटी, तो ये क्या उनको नहीं पता है कि यहाँ के इतने लोग की गवर्नमेंट जो चाहती है पहले से ही, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, तो वो करना ही नहीं चाहती। दूसरी बात, यहाँ पे जो लीडरशिप का मामला आता है कि राजनीतिक रूप से लोग जागरूक हैं, बातें तो करते हैं लोग कि भाई ऐसा होना चाहिए, लेकिन अपनी बात को उचित मंचों पर पहुंचाने के लिए जो उनकी कोशिशें होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। और दूसरी बात की ये कहते हैं कि भाई हम लोग व्यवसाय करते हैं, हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, यानी एक इस मामले को लेकर कि सरकार से ये अपने हक को मांगने के लिए मांगने की दिशा में कार्य नहीं करते हैं। चाहे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात हो, सच्चर कमेटी की जो जांच हुई थी उसमें इन्होंने उसकी मांग नहीं की थी कि हमको हमको दिया जाए, मुस्लिम समुदाय ने मांग नहीं की थी। एक पार्टी ने इनके लिए कमेटी बनाई थी कि इनकी ऐसी स्थिति है, इसके बारे में रिपोर्ट मंगाई जाए। तो इन्होंने अपनी डिमांड खुद नहीं की थी कि हमको ये चाहिए। तो ये स्थिति रही है, सिर्फ इनको वोट बैंक बना के इस्तेमाल किया लोगों ने, और इनको अपने हक को लेने के लिए मैं भी जो उस मैं तरीके का आपसे संघर्ष करना चाहिए तो वो नहीं सोचते हैं।
अब जैसे हमारे मेरा आप मेरा मान के चलिए कि साहब, मेरा आपसे कहना ये है कि जैसे किसान है ना, जी किसानों के साथ भी ऐसे ही किया है। स्वामीनाथन कमीशन जो है बनाया, उसकी रिपोर्ट को हम्म, लागू करने का काम नहीं किया, है ना। तमाम सारे ऐसे सवालात हैं। लेकिन हम्म, किसान तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है ना। तो किसान जैसा अपनी लड़ाई लड़ते हुए दिखलाई पड़ जी रहा है, जी लड़ बिल्कुल रहा है, कुर्बानियां दे रहा है, पूरे देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा जी है, भेदभाव बता रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जो अलग जी अलग जमातें हैं, अकलियत की जो जी जमातें हैं, वो सब लोग मिल करके, हम लोग अगर संयुक्त किसान मोर्चा बना सकते हैं, 550 किसान संगठनों को हम जोड़ सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जितनी तंजीमें हैं जो मुस्लिम समुदाय के बीच में काम करती हैं या दूसरे अल्पसंख्यकों के बीच में काम करती हैं, तो वो भेदभाव का जो सवाल है और या जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हैं उनका पालन नहीं किया जा हम्म, रहा है, या एक इकोनॉमिक एक तरीके से एक इक्वालिटी का जो सवाल है, इन सब सवालों को लेकर के और जो सब बातें इसमें सच्चर कमेटी के अंदर आ ही जाती हैं, इसको लागू करने के लिए जी कोई इस तरीके का कोई एक ज्वाइंट प्रयास क्यों नहीं होता है? ये मैं समझना चाहता हूँ, और इसका क्या कोई प्रयास होता नहीं दरअसल है या उस हमने प्रयास को कोई समर्थन नहीं मिलता है? नहीं मैंने मैंने कई बार कोशिश की और इस बात को सच्चर कमेटी का एक ऐसा हमारे पास एक रिपोर्ट ऐसी है कि उसको लेके हम किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी सरकार के पास या किसी भी जगह जाके बात कर सकते हैं कि भाई देखिए हमारी आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति के की ये दशा है, ये जस्टिस सच्चर साहब ने ऐसा ऐसा लिखा है। तो इसमें जब चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं भाई कुछ होने वाला नहीं है, मतलब भाई हम लोग जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे। तो यानी कि ये चाहते हैं कि सब सारी चीज़ें देखिए ये वास्तविकता मैं बता रहा हूँ डॉक्टर सुनील साहब, कि ये उस पे चर्चा नहीं करते, सोचते नहीं उसके बारे में। कहते हैं हम जो कर रहे हैं हमारे हाथ में दस्तकारी है, हम अपनी दस्तकारी कर लेंगे और राजनीतिक रूप से हमने कहा भई आप सिस्टम का हिस्सा बनिए, सिस्टम में आइए, लोगों से बातें करिए, अपनी चीज़ों को लीजिए, अधिकार माँगिए। तो किसानों की मिसालें दी जाती हैं और भी लोगों की मिसालें दी गई। लेकिन ये कि इन पे वो चीज़ें असर नहीं करती हैं। और नहीं, उसके मतलब क्या ये कारण इसका आप है आम कि ये खुद अपने आप आम को आत्मनिर्भर मानते हैं कि हम जिस स्थिति में हैं अपने। नहीं, नहीं, जिस स्थिति में हैं, जी, लेकिन आर्थिक उन्नति तो सभी चाहते हैं ना। अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाना तो सभी चाहते हैं चाहते ना। सभी और अगर जो है सरकार ने तय करके हैंडलूम सेक्टर को खत्म कर दिया, खादी को उनका खत्म ये कर है कि वो दिया, अगर आपको जी, धागा ही नहीं मिलेगा, अगर जिस तरीके से अंग्रेजों ने इस देश के अंदर किया था हुँ, कि मतलब पूरा का पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ही हुँ, उन्होंने उस समय खत्म कर दिया था अपनी मार्केट की मोनोपोली बनाने के लिए, उसी तरीके से भारत सरकार कर रही है कि बाहर से सब कुछ यान बुलाएगी और आपके को जो है आपकी जो डिमांड है उसकी पूर्ति नहीं होगी। अब बाहर से चाइना का पूरा कपड़ा आ रहा है, तमाम सारा। तो जो जो एक रोजगार देने वाला जो सबसे बड़ा सेक्टर हो सकता है, वही सेक्टर आपने ओपन कर दिया। बाहर से सस्ता माल आ रहा है, आपका माल नहीं खरीदा जा रहा है, तो कुल मिलाकर के आपको तोड़ने के लिए बुनकर को पूरी तरीके से बर्बाद और खत्म करने के लिए अगर सरकार काम कर रही है, तो उसके खिलाफ में बुनकरों का ही कोई बहुत बड़ा संघर्ष जो है मुझे होता हुआ दिखलाई नहीं पड़ता। संगठन कुछ काम करते हैं, कुछ जो है लिखा-पढ़ी होती रहती है, कुछ ज्ञापन वगैरह देते रहते हैं, लेकिन कोई बड़ा आंदोलन जो है वो क्यों नहीं होता है? जी। देखिए हम लोग जब साड़ी के व्यवसाय से जुड़े तो हमारे यहाँ धागे का काम हुआ करता था। तो धागा आता था चाइना से, ब्राज़ील से और जापान से। ये मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ। तो वो एक सिंडिकेट था चौक में और भागलपुर से उसका नेटवर्क हुआ करता था, तो वहाँ से वो रेशम आता था, जिसमें चिनिया हो गया, आपका खादी हो गया और रेशम होता था, जिससे तमाम चीज़ें कतान वगैरह बनाई जाती थी। तो कुछ भागलपुर का भी आता था, जो भागलपुर में रेशम बनता था उसका भी आता था, कुछ चापा में बनता था रेशम, कुछ जम्मू में बनता था रेशम, तो कुछ बैंगलोर में बनता था। तो हम लोगों ने कहा कि भई
सवाल ये जिज्ञासु तबीयत थी, तो मैं अपने दादाजी से पूछता था कि भाई दादाजी ये बताइए कि ये रेशम जो है हमारे देश में भी बनता है, सिलगट्टा में बनता है बैंगलोर में, और जम्मू में भी बनता है, चांपा में भी बनता है, भागलपुर में भी बनता है, लेकिन ये इतना खुरदरा क्यों होता है? जबकि चाइना का बिल्कुल एकदम बराबर रेशम होता है और एकदम चिकना रेशम होता है, उसमें मोटा पतला नहीं होता। तो दादाजी बोले कि ऐसा है कि सरकार का सिस्टम ही ऐसा है कि जैसा वोल्टेज चाहिए हमको इस तरीके का धागा बनाने के लिए, ना हमारे पास वैसा वोल्टेज है, ना वैसी सारी चीज़ें हैं। तो ये कि अब तो हमने कहा कि भई जो क्षेत्र हैं सिलगट्टा वगैरह के, जो हमने दादाजी से पूछा कि भई वहाँ पे भी ऐसे लोग हैं, तो मैंने एक बार दौरा किया वहाँ के लोगों का, कि सिलगट्टा में आखिर लोग यहाँ बनाते हैं, इतना यहाँ पे 3000 4000 रुपए किलो रेशम बिकता है। तो मैं वहाँ पे दौरा किया, मैंने देख के आया, तो हमने कहा कि जो इस दस्तकारी से जुड़े हुए व्यवसाय के लोग भारत में कहीं पर भी हैं, तो उनकी स्थिति खराब है। तो कहीं न कहीं सरकारी योजनाएँ, और सरकारी अगर योजनाएँ हैं, तो उनका क्रियान्वयन ठीक से ज़मीन पर नहीं हो पाता। और ये मैं बताऊँ कि जो चाइना का रेशम आता था, वो सिंडिकेट के माध्यम से आता था, और सरकार की जो सरकारी एजेंसियाँ होती थीं, उनमें रेशम आता था 2000 रुपए किलो, तो वो उन्हीं सिंडिकेट के पास चला जाता था, बुनकरों के पास नहीं आता था। यानी जो सब्सिडाइज़्ड रेशम होता था, वो बुनकर को डायरेक्ट मिलना चाहिए, तो बुनकर को ना मिलके वो चला जाता था साहूकारों के पास। और फिर साहूकार उसको अपने तरीके से अपने रेट से फिर दोबारा बुनकर को देते थे, जो उनका अपना रेट होता था। यानी सब्सिडी पूरी वो खा जाते थे। तो एक तरीके से मेरा सरकारी मेरा जो सवाल स्कीम ये होती थी है, उसका लाभ। नहीं ये तो सरकार की जो जी। लाल फीताशाही है या सरकार की जो मिली भगत है, हुँ, वो तो समझ में आ रही है, लेकिन इसके खिलाफ हुँ, में आवाज क्यों हुँ। नहीं बुलंद होती है, ये सवाल है मेरा। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं ये चाहूंगा थोड़ा सा एकाध एकाध जो है सवाल, एक दो सवाल मेरे और हैं, इसके बाद में तिवारी जी इसको कंटिन्यू करेंगे। मेरा एक तो पूछना आपसे ये है कि जी। असुरक्षा का भाव आप अपने इर्द-गिर्द, अपने हाँ, समुदाय में ये आप कितना ये देखते हैं? इनका ये जैसे कि हुँ, जैसे कि असुरक्षा का भाव इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि दंगे हुए, भागलपुर में दंगे हुए। भागलपुर क्या था? भागलपुर यही रेशम और कारोबार से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ बुनकारी का क्षेत्र है, तो वहाँ पे दंगे हुए। उसके बाद जो लूट-पाट कर ली गई, उसके बाद लोगों के काम-धाम खराब हुए। बनारस में कभी-कभी मेरठ भी बुनकर जी, अवनत हो जाती है, और मैं कहता हूँ गुज़िस्ता कुछ सालों से, यानी आप मान के चलिए 2002 के बाद जो एक ब चीज़ें हुई हैं, मैं देखता हूँ कि 2002 के बाद जो चीज़ें पूरे भारत में हुई हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय को लेके या माइनॉरिटीज़ को लेके, तो उससे तो असुरक्षा की भावना तो पैदा हुई है, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और शासन सत्ता से थोड़ा-सा इनको एक ये कि हमारी बात यहाँ सुनी नहीं जाएगी, ऐसा भी इनके दिल में बैठा हुआ है। तो लिहाज़ा ये कारण भी हो सकता है कि ये जुझारू और संघर्षशील जो होना चाहते हैं, वो हो नहीं पा रहे हैं, जी, मैं उसी तरफ और आना अपने चाह रहा हितों के था, लिए, अपने हकों। क्योंकि जी, 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 क्योंकि एक एक और बड़ा सवाल है। बड़ा जी, सवाल ये है कि पूरे देश में जहाँ कहीं भी जब भी दंगे हुए, वो जी, स्वस्फूर्त नहीं थे, वो प्रायोजित थे जी। और बिल्कुल, बिल्कुल। कट्टरपंथियों के द्वारा जो है, वो कराए गए। जी, सभी की जाँच जी, बैठी, सभी के अंदर जी, दोषियों को जो है उनको बाकायदा चिन्हित किया गया। लेकिन जी, श्री कृष्ण कमीशन से लेकर के अगर आप पूरे देश में मेरठ का, मलियाना का, ये सब जो भी कुछ आप कहीं का भी देखें, भागलपुर का देखें, तो देश दोषी जी, जो हैं, उनको कभी भी उनके साथ में जिस शक्ति से पेश आना था, जिस तरीके की सज़ाएँ उन्हें exemplarily होनी थी, कि कोई भी इस देश जी, के अंदर माहौल बिगाड़ने की हिम्मत ना करे, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो भारत की का जो कानून है वो कहता है, भारत का आइन कहता है, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसको लेकर भी जो जद्दोजहद
होनी चाहिए थी समुदाय की ओर से, जी अल्पसंख्यकों की ओर से, वो भी नहीं हुई। आपने जी देखा कि जो लोगों ने, जो मतलब अगर हम बाबरी मस्जिद की बात करें, तो जिन लोगों ने गिराया था, मैं उसकी ऐतिहासिकता की बात नहीं कर रहा, है ना? लेकिन जी बाकायदा कमीशन बैठा था ना, कमीशन ने बाकायदा ये माना था कि लोगों ने बाकायदा इस ढांचे को गिराने का काम किया, जो कि गैर कानूनी था, जी कानून हाथ में लेने का काम जी किया था। लेकिन उसके अंदर कितने लोगों को सजाएं हुई और कितने लोग जेल में गए? नहीं गए। बड़े-बड़े सवाल, मतलब जी मैं बाबरी मस्जिद छोड़ भी दूँ, तो बड़े जहाँ-जहाँ पर जो है जी बड़े लोगों की मौत हुई, 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों की जो मौतें हुई, उसका कुछ नहीं हुआ। या अगर मैं गुजरात को ही कहूँ कि गुजरात के अंदर जो कार्नेज हुआ, हम्म, पूरा का पूरा नरसंहार हुआ, वहाँ पर भी जो लोग थे जिन्होंने ये काम किया, उनका कुछ नहीं हुआ। तो ये जो सवाल हैं, ये सवाल तो जस्टिस का सवाल है, ये न्याय का सवाल है। तो न्याय जी के सवाल को अपने जी खुद की सुरक्षा के लिए, है ना, अपने खुद के आत्मविश्वास को बनाए हम्म, रखने के लिए, उसको सभी जो जमायतें हैं, जो अलग-अलग तंजीमें हैं, वो मिलके क्यों नहीं उठाती हैं? मेरा बार-बार जी प्रश्न असल में यही है ना? कि मतलब जस्टिस का सवाल है, चाहे इकोनॉमिक जस्टिस हो, सोशल जस्टिस हो, है ना? आपका या पॉलिटिकल हम्म, जस्टिस हो, आपको जस्टिस के सवाल को तो उठा सकते हैं, उसके हम्म, अंदर तो कोई रोक नहीं सकता। भई अगर कोई आप मजहबी बात करें तो आपत्ति हो सकती है किसी को, लेकिन भई मैं अपने साथ, मेरे साथ अन्याय हो रहा है और मैं अपने अन्याय की बात कह रहा हूँ। मैं ये बात कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की जेलों के अंदर अगर ज़्यादातर जो लोग हैं, अगर प्रोपोर्शनेटली देखा जाए आबादी के अनुपात में, तो दलितों की संख्या ज़्यादा है, आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है या फिर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। ये एक जो फैक्ट है ना? जो हर जगह पर मतलब हम्म, भारत भारत सरकार के आंकड़े ये बताते हैं, जेलों के आंकड़े ये बताते हैं। अब हम्म, इस सवाल को उठा कर के हम्म। सड़कों पे क्यों नहीं संघर्ष होते हैं? क्यों बड़े-बड़े जलसे नहीं होते हैं? बाकी बहुत सारे मामलों के ऊपर बड़े-बड़े जलसे होते हैं, इस पे क्यों नहीं होते हैं? ये मेरा असल में सवाल है। जी, एजाज साहब। देखिए मैं इस संबंध में मेरा जहाँ तक मैं समझता हूँ हो सकता है कि लोग मेरी बातों से कुछ लोग मेरे असहमत भी होते हैं जिनसे मैं ये सारे को भी सड़कों पे संघर्ष करना चाहिए अपने हुकूक को लेके, चाहे आपके समाज के हुकूक हैं, चाहे आपके फने वो सरकार को टैक्स देती हैं और बराबर से देश के उसमें हिस्सा हिस्सा लेती हैं देश के विकास में। लेकिन वहाँ पे मुनहसिर है। वो किसी न किसी एक अंजुमनें होती हैं क्षेत्रों में, उन पे मुनहसिर है, वो उनका लालन पोषण या भरण पोषण अनऑफिशियली चीज़ों का करती कराती रहती है, वो चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन ये कि इसके लिए जैसे उनको जो वोट बैंक बनाते हैं कि भई हमको इनका वोट चाहिए, तो वो ये उम्मीद करके रखते हैं कि हमारे हकूक, हमने इनको वोट दे दिया, हमारे लिए यही सब कुछ करें। ये सोच उनके अंदर है कि हमने इनको वोट दे दिया और ये हमारा काम करें। तो हम और इन्हीं के ज़रिए हमारी सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। जो जनरल है कि भई इसका संबंध सरकार से नहीं है, हम करेंगे तो हम ही को मिलेगा। उसके कह के हमको ताना मिला, बाना मिला, हमको ये उसको बना के लाके दे। मुझे अब ये लगता है जब कि उनको अब कहा ये जाता है कि भई आप असंगठित हो, आपकी चीज़ें हैं कि आप जब इसको संगठित के रूप में अपने आपके उनको अपने हुकूक को लेके जिस तरीके का संघर्ष करना चाहिए, उसके लिए मामला ये है कि वो अशिक्षा का जो मामला इनका है और जिनको ये अपना लीडर मानते हैं, वो उनके हुकूक को लेके ठीक रूप से सामने नहीं आते हैं या उनकी मांगों को पूरा करवाने की दिशा में काम करें। जी, अच्छा एजाज एजाज साहब, भाई, आगे बढ़ते हैं। जी, अब मैं तिवारी ऐसा जी से मेरा कहूँगा कि वो इसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपका जो है शायद या तो डाटा क्या खत्म हो रहा है या नेट का ये प्रॉब्लम है कि आवाज़ जो है उसमें दिक्कत हो रही है। तिवारी जी अच्छा आप अच्छा कंटिन्यू कीजिए। अच्छा एजाज जी, मेरे ये मान के चला जाता है मेरे मेरे कि मेरे डेटा में 20%, हाँ 20% मुस्लिम आबादी है
और एक बहुत बड़ा दबाव समूह ये बनता है। और ये कहा जाता है कि मुसलमान तो जिधर हो जाता है उधर अपना राजनीति का रुख पलट देता है। लेकिन उसमें हम देखते हैं कि अपना ये व्यक्तिगत के लिए तो ठीक है, लेकिन ये जो आप यहाँ पंचायतें हुआ करती हैं और खास करके जो आपके यहाँ सार्वजनिक संपत्ति का मामला है और आपके यहाँ निर्णय मतलब ये मान कि तो चला जाता है कि अपना जुमे के दिन अपना मस्जिद में अपना लोग इकट्ठा होते हैं और वही जैसे अपना ऐलान कर दिया जाता है, जो भी जैसे होता है उसको उस पर एक्शन हो जाता है। इस संदर्भ में एक चीज यह है कि पूरे देश के पैमाने पर और खासकर के बनारस के संदर्भ में हम कहेंगे, जितनी आपकी संपत्तियां हैं इनका संचालन कौन करता है, कौन संस्था करती है और उसकी व्यवस्था क्या है, उसके संचालक लोग कौन है? देखिए, अब जैसे कि आपने कहा कि ये जो राजनीतिक मामलों के लिए डिसाइड करते हैं कि कौन लोग डिसाइड करता है कि किसको क्या वोट करना है, ये कुछ संस्थाएं नहीं करती हैं। और जहाँ तक मस्जिदों से लोग कहते हैं कि मस्जिदों से ऐलान हो जाता है या फतवा हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं होता। ये लोग कुछ कमिटियां होती हैं, वो ये तय करती हैं कि जो मस्जिद से, ये संस्थाएं हैं पूरे भारत में, वो भारत में ये तय करते हैं कि भाई हमारा किस पार्टी की तरफ से हमारा हित सधेगा। जी, अभी हमने वो चर्चा किया जैसे सार्वजनिक संपत्तियों के बारे में, तो अभी बनारस में अपना वो मोहना में हुआ कि वहां पूरी बस्ती उजाड़ दी गई अपना मुसलमानों का, जबकि वो प्रॉपर्टी तो वक्फ की थी। और वक्फ की ऐसी तमाम संपत्तियां हैं जिस पर सरकार हो या और तमाम लोग अनधिकृत रूप से कब्जा करते चले जा रहे हैं, उसका कोई पूछनहार नहीं है। तो आखिर उस तरह से क्यों आपका समाज उस पर हस्तक्षेप क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं कर पाता है? जी एजाज भाई, आप लग रहा है फ्रीज कर गए हैं। बनारस में ऐसी तमाम संपत्तियां हैं और खास करके जैसे सरामोना का अभी हम जिक्र किए, तो वहां जो पूरी बस्ती उजाड़ दी गई। और अभी जो तात्कालिक रूप से ज्ञान वापी वाला प्रकरण है जो कि पूरे देश के पैमाने पर फैला हुआ है, छाया हुआ है, और ज्ञान वापी प्रकरण की स्थिति यह है कि वहां पर वो 19 विश्व में वो थी, अपना बाबरी मस्जिद था, उसकी संपत्ति थी। लेकिन आज वो धीरे धीरे सिकुड़ करके मुश्किल से 4-5 विश्व में वो मामला सिकुड़ गया है। और उसके बाद भी उस पर भी जो उसकी पैरवी होती है, आखिर उसकी पैरवी कौन लोग कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं कि उसका निर्णय नहीं आ पा रहा है। और उस निर्णय के लिए भी ये जिला कोर्ट और अभी जैसे ये जो तात्कालिक फैसला हुआ है अपना जिला कोर्ट का, तो हम खास करके ये जानना चाहेंगे कि ये ज्ञान वापी परिसर का जो 19 बिस्वे का शायद जो रकबा हुआ करता था, वो सारा रकबा आखिर कहाँ चला गया? उस संदर्भ में आपका समाज क्या कर रहा है? जी एजाज जी, ज्ञान वापी परिसर की स्थिति आज की तारीख में यह है कि हमारे जी ज्ञान वापी परिसर में हमारे देखते देखते वहां पर वो जो मस्जिद था उसके बारामदे में और इधर उधर तमाम किराएदार रहते थे, तमाम सारे लोग रहते थे, हिंदू लोग रहते थे, चूड़िहारे लोग रहते थे और ये मुस्लिम लोग भी रहते थे। और वहां उसके तहखाने में यहाँ तक स्थिति थी कि जो यहाँ के मंडल मिश्र हुआ करते, जो कि आइकान हुआ करते थे बनारस के, अपना शास्त्रा शंकराचार्य को से उनका महान शास्त्रा हुआ, और उनके वंशज उसी ज्ञान वापी मस्जिद के तहखाने के एक कमरे में वो रहा करते थे। ये तो हम लोगों के सामने की बात है। और उन सारी चीजों को लेकर के विवाद वितंडा इतना बनाया गया कि 115 मुकदमे दर्ज हो गए हैं आपके ज्ञान वापी परिसर पर अपना कब्जे को लेकर के, ये उस पर अनधिकृत उसके बनाने को लेकर के। और ऐसी हालत में अभी जो फैसला आया है वह भी शायद फैसला उस 115 में एक फैसला है जो
ये मंडन मिश्र के वो जो वंशज हुआ करते थे, वो जिस कमरे में रहा करते थे, उस कमरे में वो अपना चौकी बना करके चौकी पर वो पूजा पाठ किया करते थे। अब उनके वंशज ने यहाँ दावा किया है कि हम चूंकि वहां पर पूजा पाठ किया करते थे, हमारा वहां मंदिर था, इसलिए हमको अपना पूजा पाठ करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। हम हमारी वो स्वतंत्रता, वो हमारा अधिकार है, वो हमारा नहीं छीना जाना चाहिए। तो इस संदर्भ में इस सारे फैसले को लेकर के, और जो 19 बिस्टे वाला रकबा था, वो तो आज तक पता नहीं चल रहा है कि उस पर कौन सा सेटलमेंट हुआ, कैसे सेटलमेंट हुआ। तो आपकी कौन सी संस्था इसको डील करती है और उसके पीछे क्या रहस्य है? एजाज जी, एजाज जी, आपका लग रहा है फ्रीज कर गया है। और वो स्थिति है कि उस ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जिसका फैसला आया है, उसके अंदर एक कमरे में व्यास जी किराएदार के रूप में रहते थे। किराएदार मतलब जब वहां का पूरा परिसर खत्म कर दिया गया था, उसके बाद भी व्यास जी उसमें रहा करते थे, एक किराएदार के रूप में, या उनकी सहमति से रहते थे। और वो व्यास जी का जो उनका अपना मकान था, वह मकान गिरा दिया गया, और कोर्ट के स्टे का ऑर्डर उस पर था, उसके बावजूद वो मकान गिरा दिया गया। और काशी कॉरिडोर में तमाम बनारस के तमाम मकानों को, तमाम मंदिरों को जमींदोज करके और उनको खरीद करके जैसे भी हो उसको बनाया गया। और उसी में मस्जिद परिसर का जो 19 बिस्टे की जमीन थी, उस 19 बिस्टे में आज की तारीख में 4-5 बिस्सा बचा है, मतलब 14-15 बिस्टे जमीन कॉरिडोर में ले लिया गया। अच्छा, जबकि वहां पर बहुत ही ज्यादा वो दिया गया, उसका मुआवजा भी दिया गया, लेकिन वो मुआवजे की रकम आखिर कहां गई, कौन लिया, उसकी क्या सहमत बनी, उसमें क्या समझौता हुआ, आज की तारीख में लोग जानना चाहते हैं कि क्या आपका समुदाय उसको नहीं जानना चाहता, मुस्लिम समुदाय उसको नहीं जानना चाहता है। और अभी जो फैसले हुए हैं, ये जिला कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले में यह है कि चूंकि व्यास जी वहां उस कमरे में अपना मंदिर रख के पूजा पाठ किया करते थे, तो उनका पूजा पाठ बाधित नहीं किया जाए, और एक व्यक्ति के वो पूजा पाठ को एक पूरी संस्था को हस्तगत कर दिया गया। और आज की तारीख में पूरा का पूरा वो जो मस्जिद परिसर है, ज्ञानवापी परिसर है, उसके अंदर खोल करके और अपना तब उसको पूरा कब्जा करके, और ये हो रहा है कि यहाँ पर पूरा का पूरा मंदिर था, और उसमें मैं अब उसको पूजा किया जाना चाहिए, और वहां लगातार पूजा पाठ शुरू है। उसके बावजूद भी बनारस के लोग आपकी ये पूरा समुदाय कल पूरा बंदी भी किया था, लेकिन उस बंदी का सच तो ये है कि उसका जो नेतृत्व के साथी हैं, जो उनके ये संरक्षक लोग हैं, आखिर उनके क्या भूमिका है? आपका समाज उनसे प्रश्न नहीं करता है? एजाज जी, एजाज जी, देखिए प्रश्न करता है, और अभी कई मतांतर भी हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि डॉक्टर सुनील साहब ने अभी एक सवाल कहा था कि भाई जैसे कि ट्रिपल तलाक को लेके मामलात हुए तो उसमें मतभेद हुआ, उसी तरीके से जो संस्थाएं हैं उनको उनके प्रति थोड़ा सा अभी ये मुस्लिम समुदाय में पूरे भारत में ऐसी चीजें हो रही हैं कि उन पे उनका विश्वास डगमगा रहा है, या उसके बारे में वो सोच रहे हैं कि यह संस्थाएं हमारे हितों को लेके जैसा कि हमको बताया जाता है कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या इसमें वो अपना स्वार्थ साध रही हैं सरकार की मंशा पे या सरकार के साथ मिली भगत होने के बाद। क्योंकि जिस तरीके की चीजें पर वो विश्वास था कि संविधान हमको पूरी तरीके से संरक्षित करता है, हमारे हितों को लेके हमको धार्मिक आजादी दी जाती है, हमको हर तरीके से हमारे संविधान के अंदर हमको चीजें मिल रही हैं, लेकिन अब ये जिस तरीके की चीजें आ रही हैं, जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग पर ये चीजें आ रही हैं, और ये चर्चा का विषय भी हो चुका है लोगों के दिलों में। और संस्थाएं भी, जो उनकी मुस्लिम संस्थाएं, उनपे भी उनको वो शक की निगाह से आप देख रहे हैं, व्यक्तियों को भी देख रहे हैं कि क्या ये हमारे हितों को लेके जागरूक हैं या नहीं है। कि अब जैसे कि ज्ञानवापी का फैसला आया,
अब 17 तारीख को जिला कोर्ट ने उनको डिपोजेस किया, पोजेशन दे दिया व्यास जी का कमरा का, जो जिसको भगत जी की कोठी कमरा भी कहा जाता था। तो ये आपकी जो इंतजामिया कमेटी थी या उसके जो कर्ता धर्ता थे, उन्होंने उसी वक्त क्यों नहीं कोर्ट गए? उसी वक्त जाना चाहिए था उनको। तो कहीं ना कहीं चर्चा तो हो ही रही है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं ये तो 1 तारीख को जो जजमेंट आया है, ये जिला जज साहब ने सीधे सीधे वहां पे ये पूजा करने की इजाजत दे दी। तो इसके बाद ये कोर्ट गए हैं कि भाई उसके बारे में उनको सब संज्ञान था कि ये इस समय ऐसा ऐसा होने वाला है, उनको उसकी पूरी सूचना थी। तो उनको कम से कम अपने समुदाय के लोगों को बताना चाहिए था कि इस तरीके का फैसला आया है, हम लोग को क्या करना चाहिए। उन्होंने इसकी भी कोई चर्चा नहीं की। तो कहीं ना कहीं संस्थाओं पे भी उनका विश्वास डगमगा रहा है कि कहीं ये तो ऐसा तो नहीं कि सरकार के इशारे पे या सरकार कहीं तो इन पे दबाव बना रही है कि आप ऐसा करो, आप ऐसा ना करो। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई वही तथ्य अगर कोर्ट में जब रखे जाएंगे, जिसकी बिना पे आपको न्याय मिलना है, अगर वो तथ्य कोर्ट में अदालत में नहीं रखे जाएंगे तो कोर्ट तो सबूतों के आधार पर या तथ्यों के आधार पर फैसला देगी ना। तो आप अपना पक्ष अगर उतनी मजबूती से नहीं रख पाओ वहां कोर्ट में, या आप उन चीजों को छुपा ले जाओ, तो कैसे आप कोई भी न्यायालय आपके पक्ष में कैसे फैसला करेगी? तो इसको लेके कहा जाता है कि जब 1991 का वर्शिप एक्ट बन गया तो उसके बाद इस तरीके की कोई भी मुकदमे नहीं दाखिल होने चाहिए थे, या उस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी। जी अच्छा एजाज भाई, अक्सर ऐसा देखा जाता है उस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से की। जी एजाज भाई, हेलो, हम अक्सर देखते हैं कि आप जी अब जैसे बाबरी मस्जिद का ही मामला था, राम मंदिर का मामला था, मुलायम सिंह के जमाने में वो सारा मामला हल हो गया था, सब लोग बैठ करके उसकी सहमति बन गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी विश्व हिंदू परिषद वो नहीं चाहता था कि वो मामला सहमति से हल हो, क्योंकि उनकी राजनीति रोटी उस पर वो नहीं बैठती थी। तो फिर उसी तरीके से क्या ज्ञान वापी मस्जिद को भी लेकर के ये लोग केवल और केवल बितंडा खड़ा करना चाहते हैं, सब कुछ समर्पण के बावजूद 19 बिस्वे की जमीन आज सिमट करके 14 बिस्वे, ये 15 बिस्वे जमीन तो उसमें जो ये कॉरिडोर ने अपने आप में मिला लिया और उसका 1 पैसा मुआवजा भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो ऐसे ही क्या है जो 4 बिस्वा जो भी बचा हुआ है ये ज्ञान वापी मस्जिद वाला इलाका, क्या इस पर भी ये लोग सौर प्रदर्शन करके उसको करके माहौल बनाना चाहते हैं? और आपकी ये जो इंतजामिया कमेटी है, क्या आप हाँ ऐसा ही है, मिले हुए हैं क्या? हाँ ऐसा प्रतीत होता है कि बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो संस्थाएं हैं वो चाहती हैं कि भाई एक विवाद चला आ रहा है एक लंबे से, तो एक तरीके से जिस तरीके से उनको फाइट करनी चाहिए वो ना करके वो सोचते हैं कि अगर इसके बदले में जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ और 5-0 से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके मस्जिद एक पक्ष को दे दी और आस्था का वो मद्देनजर रखते हुए कि और कोर्ट ने इस बात को माना भी कि वहां पे ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि ये मंदिर तोड़ी गई और वहां पे मस्जिद है और वहां पे जब मूर्ति रखी गई तो गैर कानूनी था। इन सब चीजों को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, फिर भी उसके बाद भी ये फैसला दिया कि भाई आपको वो जगह उधर दे दी जाती है और ये मस्जिद जो है एक पक्ष को दे दी जाती है। और उसी तरीके से अब ये जो ये संस्थाएं हैं, ये मुस्लिम संस्थाएं जो हैं, वो जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गई, वक्फ बोर्ड हो गई, तो इनमें जो काम करने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं सत्ता से प्रभावित हो रहे हैं। क्या वो ये चाहते हैं कि भाई मामले का हल हो जाए, जो विवाद है वो खत्म हो जाए, तो वो एक तरीके से कि भाई सरकार जो चाहती है वो कर दे। लेकिन सरकार क्या वास्तव में ऐसा चाहती है? तो अब ये पहले की कांग्रेस की सरकार थी तो उनको लगता था कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा नहीं होगा, तो वो मामला उच्च न्यायालयों में था। अब ये जब उच्च न्यायालय जा रहे हैं तो उच्च न्यायालयों में वो